भाई आवाज आ रही है ना? मिल्खा सिंह की तरफ से सबको नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। हिंदी बोलूं तो ठीक रहेगा ना, क्योंकि किसी भी फंक्शन पे मैं जाऊं वहां पे इंग्लिश ही बोली जाती है, इंग्लिश में स्पीच दी जाती है। मगर आज मुझे खुशी हुई है कि आप लोग हिंदी में भी बात कर रहे थे। आप हैरान होंगे कि मैंने 80 कंट्रीज में रेसेस दौड़ी हैं और जहां भी इंटरव्यू दिया है वो हिंदी में दिया है। और मैं इस बात को महसूस करता हूं कि दुनिया भर के लोग इंडिया में आते हैं, चाइनीज हैं, जर्मन हैं, रशियन हैं, जापानीज हैं। वो आके अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं और प्राउड महसूस करते हैं। तो हमें हिंदी बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। बड़ी हिम्मत है विवेक धीर की, जो मिल्खा सिंह को यहां ले आए। जब से फिल्म आई है लोग दीवाने हैं। करीबन 200 लेटर रोज का आता है। मेरे मैनेजर भी, उनके टीम के आदमी मेरे साथ आए हुए हैं। मैंने इनसे कह रखा है कि मैं हर फंक्शन पे अब जाना मेरा बहुत मुश्किल है। एक तो एज है, 92 में जा रहा हूं। बैक एक रहती है, कुछ नज़र भी कमज़ोर है कि आप अब सामने बैठे हैं तो आपके चेहरे मुझे धुंधले नज़र आते हैं, साफ नज़र नहीं आते। मगर फिर भी मैंने अपने मैनेजर से कह रखा है 200 लेटर सारी दुनिया में से आते हैं, ना इंडिया में से नहीं, सारी से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह से आते हैं। मगर अब मेरा ट्रैवल करना जो है बहुत मुश्किल होता है, अब मैं नहीं जा पा रहा। पर फिर भी मैंने अपने मैनेजर से कह रखा है कि महीने के अंदर 2-4 फंक्शन ऐसे एक्सेप्ट करो जहां पे नौजवान बच्चे हों, नौजवान बच्चियां हों, जहां पे मिल्खा सिंह के जाने से हो सकता है किसी बच्चे को चिंगारी लग जाए और वो अपने देश का नाम ऊंचा कर जाए। तो मैं आया हूं तो 2-4 लफ्ज कहने पड़ेंगे। विवेक धीर जी मेरे सामने बैठे हैं। इनके फादर जो थे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मेरे घर के सामने ही बिल्कुल ही रहते हैं। इस बच्चे ने रिक्वेस्ट की कि अंकल आपने मेरे फंक्शन पे आना है। मैंने कहा बच्चे जो भी है मैं आपके फंक्शन पे जरूर आऊँ। मुझे इस बात की खुशी है कि इसने धीरे धीरे बुलाया और आप लोगों ने मुझे इज्जत और मान यहाँ पे दिया है। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो एक उर्दू का शेर है, वो मैं आपको सुना देता हूँ और मैं सुनाता भी हूँ हर जगह पे, और उसका मीनिंग भी आपको मैं बता दूंगा। ये शेर जो है हर इंसान पे लागू होता है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, किसी भी फील्ड में कोई आदमी है, सब पे ये शेर लागू होता है। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अगर ये हाथ आप ज्योतिषी को जाकर दिखलाओ, मेरी बीवी जो है वो ज्योतिषी में बहुत बिलीव करती है। जहां सुनती है फलाना ज्योतिषी बहुत अच्छा है, कहती जी मैं जा रही हूं। मैंने कहा जाओ जी। मगर मिल्खा सिंह सेल्फ मेड आदमी है। मैं बिलीव नहीं करता इन चीजों को। तो वो शेर आपको सुना देता हूं। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म जो है ये उर्दू का लफ्ज है, इसका मीनिंग ये है, इसका मतलब ये है कि जिस इंसान के अंदर विल पावर है,
जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू लेता है। आज जिंदा मिसाल मिल्खा सिंह की आपके सामने है, सेल्फ मेड आदमी। आज जिंदा मिसाल मोदी जी की आपके सामने है, आज जिंदा मिसाल ओबामा जी की आपके सामने है। ये कहां से निकले, कहां से आए? ओबामा जी के ग्रैंडफादर आर्मी में कुक थे, आपको मालूम है इस चीज का? उसके फादर जो थे वो भेड़ बकरी चराया करते। कहां से उठे और इतनी पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट बने? इंडिया में आए, अपनी स्पीच में कहते हैं जी मैं आपके 3 लोगों को जानता हूं इस देश के अंदर जिन्होंने अपने देश का नाम दुनिया भर में चमकाया। कहता है जी पहले नंबर पे तो मैं मिल्खा सिंह को जानता हूं, कहता है दूसरे नंबर पे मैं फारूक खान को जानता हूं फिल्म लाइन के अंदर, तीसरे नंबर पे कहते हैं कि मैं मैरी कॉम को जानता हूं। कौन है मैरी? बॉक्सिंग वाली। ये लोग हैं, कहते हैं, जिन्होंने जाके अपने देश का नाम दुनिया भर में चमकाया। बात भी सही है। आगे चलिए, मोदी जी, जहां जाता हूं लोग कहते हैं ये तो चाय बेचता था जी, ये तो कुली बना करता था जी, इसकी मदर बर्तन साफ करती थी लोगों के। अरे हम ही नहीं कहते भाई, वो खुद कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, मैं कुली बना करता था, मेरी मां ने मुझे इस तरह से पाला है। मगर आप ये तो सोचो कितने करोड़ आबादी है हमारे देश की। सब लोगों के दिलों को मोदी जी ने जीता और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने। ये कोई छोटी बात नहीं है, कहना आसान है। कितने पॉलिटिशियन पढ़े हैं, कितने पढ़े लिखे लोग पढ़े हैं, उनको सबको मार के और कंट्री का नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर कंट्री के बने। लोधी जाता हूं जहां भी मोदी के बारे में बातें होती हैं, लोग उसके बारे में बुरा भला भी कहते हैं कि नोटबंदी में ये हुआ जी, जीएसटी में ये हुआ जी, फलानी चीज ये हुई जी। मगर मुझे 2 चीजें अच्छी लगी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं कनाडा भी जाता रहता हूं, ऑस्ट्रेलिया भी जाता रहता हूं, इंग्लैंड भी जाता रहता हूं। हर जगह पे लोग इसके बारे में 2 चीजें कहते हैं। कहते हैं मोदी में एक बात अच्छी है कि वो हर कंट्री से दोस्ती रखना चाहता है, बड़ी अच्छी बात है। रशिया गया दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अमेरिका गया दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चाइना गया दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इवन पाकिस्तान बगैर बुलाए चला गया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लड़ाई में क्या रखा है मुझे ये बता दो, आप तो सब बैठे हो, बता दो लड़ाई में क्या रखा है। आज वो बंदूकों तोपों वाली लड़ाई नहीं है। आज लड़ाई आप चाइना से पंगा लेंगे, चाइना उठेगा बम, आइटम बम फेंकेगा, इंडिया को तबाह कर देगा। वो हमारे से पंगा लेगा, हम उठेंगे, हम जाके आइटम, दोनों कंट्रीज बर्बाद होंगी, कुछ निकलने वाला नहीं है। दूसरी बात मोदी जी की मुझे ये लगी अच्छी कि वो चाहते हैं हमारी कंट्री की गरीबी दूर हो, हर गरीब को रोटी खाने के लिए मिले, हर गरीब को कपड़ा पहनने के लिए मिले, हर गरीब को घर रहने के लिए मिले। अच्छी बात है। आपने तो देखा नहीं है ना, मैंने तो हर कंट्री का, अपनी कंट्री का हर प्राइम मिनिस्टर देखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नीचे तक सब देखे हैं, और मैंने हर प्रेसिडेंट कंट्री का देखा है। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इनकी कोशिश है कि हमारी कंट्री की गरीबी दूर हो और हम आगे बढ़ें। आगे चलिए मिल्खा सिंह की तरफ। आपके सामने है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को यह मालूम नहीं था कि एशियन गेम्स क्या होती हैं, ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, 400 मीटर क्या होता है, 100 मीटर क्या होता है, कोई आइडिया नहीं था मिल्खा सिंह। ये सारा क्रेडिट जो मैं देता हूं आर्मी को देता हूं। अगर मैं आर्मी में नहीं जाता तो इन चीजों को मुझे बताना चाहिए। और फिर मैं आपको ये बात इसलिए सुना रहा हूं कि आदमी का इरादा मजबूत होना चाहिए कि मैंने ये काम किया। जब मुझे पता चला
कि ओलंपिक गेम्स होती हैं, एशियन गेम्स होती हैं, 400 मीटर कैसे दौड़ा जाता है, 100 मीटर कैसे दौड़ा जाता है। तो मिल्खा सिंह ने इरादा बनाया। जब मिल्खा सिंह इतनी तकलीफ देख के आया, आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि जिंदगी में 3 बार रोया। पहली बार रोया जब मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने कत्ल किए, मेरे बहन भाइयों की गर्दनें उतारी थी। आपने फिल्म के अंदर देखा हो, फिल्म देखी है ना, भाग मिल्खा भाग। तो वो सारी चीजें मेरी आंखों के सामने बीती। मैं मरते दम तक वो चीज नहीं भूल सकता कि मेरे माँ बाप किस तरह से मारे गए, मेरे बहन भाई किस तरह से मारे गए, किस तरह से मिल्खा सिंह ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर प्लेटफार्म के ऊपर पड़ा था। ना रोटी खाने के लिए थी, ना कपड़ा पहनने के लिए था, ना पानी पीने के लिए था, कुछ भी नहीं था। अकेला आदमी घूम रहा है, बताओ, माँ बाप मरे हुए हैं और मैं रो रहा था स्टेशन पे बैठा हुआ, कहाँ गए मेरे माँ बाप। दूसरी बार रोया, पार्टीशन जो हुई है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये पार्टीशन कभी नहीं होनी थी। ये पंडित जी की वजह से और जिन्नाह की वजह से। अगर ये दोनों आपस में ठीक तरह से चल जाते तो मतलब ही नहीं था कि ये पाकिस्तान बन जाए, इंडिया एक ही रहना। मुझे तो सारी चीजें याद है ना, मैंने अपनी आंखों से देखी हुई हैं सारी चीजें। हमारे गांव के अंदर लोग जो रहते थे बेचारे हल चला के रोटी कमाते थे, खाते थे। वो कहते थे हम गांव छोड़ के जाएंगे तो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे हम? अपना भैंस है, गाय है, बैल है, जमीन है, ये छोड़ के जाएं तो कहां जाएं? उनको पता ही नहीं था ये पाकिस्तान इंडिया क्या बन रहा। फिर कोई भी इंसान अपना धर्म छोड़ने के लिए राजी नहीं। अगर आज मुझे कोई कहे मुसलमान बन जाओ, कभी नहीं बनूंगा। अगर आज किसी मुसलमान को कहो आप सरदार बन जाओ, कभी नहीं बने। तो ये कंडीशन रखी उन लोगों ने हमारे सामने कि अगर आप पाकिस्तान में यहां रहना चाहते हो तो आप मुसलमान बन जाओ और आप यहां पे रह सकते हो। ये हमारे गुरुद्वारे में फैसला हुआ, सरदार साहब लोगों ने फैसला किया। कुछ वहां पे हिंदू रहते थे, कुछ सरदार रहते थे। आसपास जो थे सारे मुसलमानों के गांव थे हमारे आसपास, मगर वो लोग हमें कुछ नहीं कहना चाहते थे। वो हमारी शादियों में आते थे, हम उनकी शादियों में जाते थे, बहन भाइयों की तरह रह रहे थे। मगर ये बाहर से जो मुसलमान आए, उन्होंने कहा वहां से गाड़ी कटी हुई आ रही है, तो आपने काफिरों को पनाह क्यों दे के रखी? तो उन लोगों ने हमें ये कंडीशन रखी कि आप मुसलमान बन जाओ तो तब यहां पे रह सकते हो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। तो ये गुरुद्वारे में फैसला हुआ कि हम मुसलमान नहीं बनेंगे, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। कोई भी आदमी धर्म छोड़ के राजी नहीं है, तो हम यहाँ में मरना मंजूर है, हम छोड़ेंगे। तो वहां पे तलवारें चली और सब लोग मार दिए गए, हजारों की तादाद के अंदर लोग मार दिए। तो ये मैं आपको बात सुना रहा था कि मैं पहली बार तो तब रोता रहा। दूसरी बार मिल्खा सिंह रोया जब मैंने रोम ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल मिस किया। मिल्खा सिंह का नाम एक दिन में नहीं बना, 15 साल मिल्खा सिंह ने मेहनत की, 15 साल, और 6 घंटे रोज दौड़ता था। मई जून के महीने में, जुलाई के महीने में आप 10 मिनट दौड़ के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने रखा हुआ था। जब मैं प्रेयर करता था, गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो, गुरु नानक देव जी की फोटो, शिवाजी की मूर्ति, और सामने 400 मीटर का रिकॉर्ड हुआ करता था। क्या रिकॉर्ड है? वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है, इसको तोड़ना है। और ये दिल्ली, मुझे अभी तक मैं भूल नहीं सकता, नेशनल स्टेडियम, यहां ट्रेनिंग किया करता था और हर रोज बेहोश हो जाता था, हर रोज वॉमिटिंग होती थी, ब्लड वॉमिट किया, कितनी बार डेथ बेड पे रहा, ऑक्सीजन लगी रही, मगर इरादा मजबूत था कि मिल्खा सिंह नहीं। मेरा कोच मेरे कानों में आके कहता था, मैं गिरा पड़ा हूं, मिल्खा तूने मेरे से पैदा किया हुआ, तूने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है 400 मीटर का, तूने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। ये कोई छोटी बात नहीं है, कहना आसान है। मिल्खा सिंह का नाम एक दिन में नहीं बना। 80 कंट्रीज में दौड़ा, 80 में से 77 जीता। आज जनाब पेरिस में तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है,
वहाँ पे 60-60, 70-70 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं एथलेटिक मीट के अंदर। मिल्खा सिंह जीत गया, तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है। आज मिल्खा सिंह लंदन में दौड़ा, मिल्खा सिंह जीत गया। आज मिल्खा सिंह फ्रांस में दौड़ा, वहाँ जीत गया। आज रशिया में दौड़ा, जीत गया। आज अमेरिका में दौड़ा, जीत गया। ये एक दिन में नाम नहीं बना, रोज लोग अखबारों में पढ़ते थे आज मिल्खा सिंह यहाँ दौड़ा और जीत गया, यहाँ दौड़ा और जीत गया। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ कि तब मैं रोया रोम ओलंपिक के अंदर जब मेरा मेडल मेरे हाथ से गिर गया। दुनिया का हर आदमी ये कहता था, यकीन हो गया था उनको कि अगर 400 मीटर रोम ओलंपिक में कोई जीतेगा तो मिल्खा सिंह इंडिया का जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि एक रिकॉर्ड बन गया था। मैं हर रेस जीत रहा था, हर रेस जीत रहा था। मगर ऐसी बैड लक रही मेरी और इंडिया की कि वो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि दुनिया छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि जो तिरंगा झंडा ओलंपिक में मैं नहीं लहरा पाया, जो गोल्ड मेडल मैं नहीं ले पाया, हमारे देश में से कोई ना कोई नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए, वो लेके बताए और मैं देख के जाऊंगा। तीसरी बार मिल्खा सिंह रोया जब ये मेरी फिल्म बनी। फिल्म देखने के बाद बहुत रोया। हर इंसान में कमियां होती हैं, मैंने अपनी किसी कमी को नहीं छुपाया। मिल्खा सिंह जेल गया, जेल दिखाई। मिल्खा सिंह ने चोरी की, दिखाई। मिल्खा सिंह ने गर्लफ्रेंड बनाई, दिखाई। सब कुछ दिखाया। अगर वो पूरी कहानी मिल्खा सिंह की बताना चाहते ना तो ये फिल्म 15 घंटे भी खत्म नहीं होती। बहुत कम चीजें उन्होंने बताई, मगर बहुत अच्छी बनाई। मुझे इस बात की खुशी है कि सारे हिंदुस्तानी जितने नौजवान बच्चे अब आ रहे हैं, उन्होंने ये फिल्म देखी, उनके अंदर इतना जोश आया है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें। दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग आए हो और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे ज़माने में 3 स्पोर्ट्समैन हुए हैं। मैं था, लाला अमरनाथ था और ध्यानचंद जी थे। सुना है आपने ध्यानचंद जी का? लाला अमर जी का नाम सुना है? एक दिन नेशनल स्टेडियम के अंदर लाला अमरनाथ जी से मेरी बातें हो रही थी। मुझे कहता है, मिल्खा सिंह जी, मुझे मैच खेलने के लिए 2 रुपए मिलते और 3rd क्लास में हम ट्रेवल किया करते थे, नीचे सोया करते। और आज आप देख लीजिए क्या है। विराट कोहली के पास कितना पैसा है, धोनी के पास कितना पैसा है, सचिन तेंदुलकर कितना पैसा है, करोड़ों के अंदर, अरबों के अंदर। उस जमाने में हमें किसी ने एक पैसा भी नहीं। मैंने 70 रेसेस जीती हैं सब कंट्रीज के अंदर, मुझे किसी ने एक ढेला नहीं दिया। वही लाला अमर जी का हाल था। आगे चलिए ध्यानचंद जी की तरफ। ध्यानचंद जैसा हॉकी प्लेयर आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। जब 1936 ओलंपिक गेम के अंदर बर्लिन के अंदर खेल रहे थे तो हिटलर ने यह कहा था कि ध्यानचंद जी आप यहां रह जाइए, आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। मगर ध्यानचंद जी ने कहा था, नहीं, मुझे अपनी कंट्री प्यारी है, मुझे वापस जाना। मिल्खा सिंह जब कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जीता गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 1958 के अंदर, क्वीन आई, गले के अंदर गोल्ड मेडल डाला और 1 लाख अंग्रेज बैठा था स्टेडियम के अंदर, वेल्स के अंदर, कार्डिफ के अंदर। मेरे ख्याल हार्डली 5 या 7 इंडियन बैठे होंगे 1 लाख आदमी के अंदर। उस टाइम इंडियन होते ही नहीं थे वहां। तो वो गोल्ड मेडल डाल के गई तो वहां पे एक साड़ी वाली औरत क्वीन के साथ ही बैठी थी साइड में। वो भागी भागी वहां से आई, मिल्खा जी, मिल्खा जी, मिल्खा जी। पंडित जी का मैसेज आया कि पंडित जी ने पूछा मिल्खा सिंह से, पूछो क्या चाहिए।
आपको मालूम है ना कि फिल्म के अंदर मिल्खा सिंह ने क्या मांगा? 1 दिन की छुट्टी। अगर मैं पंडित जी से कहता, पंडित जी मुझे 200 एकड़ जमीन यूपी में दे दो, पंडित जी 200 एकड़ जमीन मुझे पंजाब में दे दो, 2-3 कोठियां मुझे दिल्ली में डलवा दो, उनके लिए बड़ी मामूली बात थी। मगर उस जमाने के अंदर ना कोई देता था और मांगते हुए हमें शर्म आती थी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 1 दिन की देश भर में छुट्टी कर, ये मेरी डिमांड थी। और क्या तनख्वाह थी मिल्खा सिंह की? 39 रुपए 8 आने। कितनी तनख्वाह मिलती थी आर्मी के अंदर सिपाही को? 39 रुपए 8 आने। उसमें गुजारा किया करते थे। तो बच्चों, आज इतना पैसा आ गया है देश के अंदर, इतना लेटेस्ट इक्विपमेंट आ गया है, इतने स्टेडियम बन गए हैं, मगर अभी तक मुझे दुख इस बात का है कि जो मिल्खा सिंह ने रिकॉर्ड रखा था 1960 के अंदर, आज तक 60 सालों के अंदर कोई इंडियन वहां तक नहीं पहुंच पाया। मुझे इस बात का दुख है। भाई आगे बढ़ो, भाई सब कुछ है हमारे पास। हम कहते हैं, बातें जरूर करते हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमारी ये जो ओलंपिक गेम्स हो रही हैं, इसके अंदर आप मेडल लेके आएंगे। भाई आप ये बात सोच लो, ये क्रिकेट मैच नहीं है कि आज जीत गए कल हार गए, आज जीत गए कल हार गए, मैच फिक्सिंग हो रही है। ये बात नहीं चलने वाली। वहां पे 220-30 कंट्रीज आती हैं और हर कंट्री अपनी तैयारी करके आती है, जोर लगा के आती है कि हमने हॉकी का मेडल जीतना है, हमने फुटबॉल का मेडल जीतना है, हमने स्विमिंग में ये करना है। एथलेटिक जो है नंबर 1 मानी जाती है दुनिया में। आपको मालूम है ना इस चीज के बारे में? एथलेटिक जो है दुनिया में नंबर 1 गेम मानी जाती है, और उसके अंदर जो मेडल ले जाता है उसको दुनिया मानती है कि ये आदमी। आज एक हुसैन बोल्ट है जमैका के अंदर, सारी दुनिया कहती है जमैका का आदमी। जब से इंडिया आजाद हुआ है आज तक एथलेटिक के अंदर 5-6 आदमी फाइनल में पहुंचे हैं ओलंपिक के अंदर, मगर मेडल नहीं ले पाए। पहले नंबर पे मिल्खा सिंह, दूसरे नंबर पे पीटी उषा, तीसरे नंबर पे अंजू जाट, चौथे नंबर पे श्री राम सिंह, 5वें नंबर पे गुरबचन सिंह रंधावा। ये लोग थे जो फाइनल में पहुंचे हैं, मगर मेडल नहीं। मजा तब है कि अब हमारे पास सब कुछ है। जिस दिन वो एथलेटिक में मेडल जीतेंगे तब मैं मानूंगा इंडिया को चीज है। तो दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बहुत बोल गया, मगर विवेक धीर ने जो मुझे बुलाया यहाँ पे, इसके फादर मेरे बहुत दोस्त थे, इसकी मदर भी यहाँ पे बैठी है, मुझे इस बात की खुशी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ये स्टार 10 चैनल जो है वो चलाना चाहते हैं। मुझे इन्होंने बताया फिजिकल फिटनेस जो है हर इंसान के लिए जरूरी है। आज मिल्खा सिंह जो चल फिर रहा है, ये फिजिकल फिटनेस की वजह से। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आज तक इस एज में भी कुछ भी मुझे हो, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बीमारी कहां से लगती है? डॉक्टर लोग यहां बैठे हैं, आपको मालूम है, सारी बीमारी जो लगती है पेट से लगती है, पेट से। मैं लोगों से क्या कहता हूं जाके? कम खाओ, कम खाओ। शादियों में जाते हो, जलेबी पड़ी है ये भी खा लो, लड्डू पड़ा है ये भी खा लो, फिश पड़ी है ये भी खा लो, मुर्गा पड़ा है ये भी खा लो। अरे ये पेट है भाई, स्टोर है, ये गले से नीचे चढ़ जाती है स्टोर। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि सारी बीमारी आपको जो लगती है वो पेट से लगती है। हार्ट ट्रबल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये वो सारी चीजें पेट से। अगर आपका पेट ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा, अगर 4 चपाती की भूख है 2 खाइए, 2 की भूख है 1 खाइए। जितना पेट खाली रहेगा उतना आप ठीक रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि 24 घंटे में 10 मिनट के लिए ग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। पार्क आपके घर के पास में पार्क हो, कितनी पार्क हैं, जाइए, सड़क पे जाइए। 10 मिनट अगर आप तेज चल लेंगे, थोड़ी सी जंपिंग कर लेंगे, नीचे ऊपर हो लेंगे,
वो ब्लड जो है आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, जितनी बीमारी हैं आपकी वो वॉश आउट हो जाए। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत। मेरी ये चीज नोट कर लो, मैं आपको बता 10 मिनट निकालना सेहत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो लोग 24 घंटे कुर्सी पे बैठे रहते हैं बाबू लोग, उनसे भी मैं कहता हूँ भाई कुर्सी से उठ के कभी ऐसे कर दिया करो, कभी नीचे हो जाया करो, कभी ऊपर हो जाए, कभी थोड़ा सा चक्कर लगा लिया। बैठे बैठे लोग कहते हैं जी मेरी तो कमर में दर्द है जी, मेरे घुटने रह गए हैं जी, फलानी चीज है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही जरूरी चीज है, चाहे 10 मिनट के लिए जाए। अब मैं इस एज में ट्रैवल करता हूँ, अब जाऊंगा चंडीगढ़ वापस, थक जाता हूँ, एज है तो जाऊंगा, ट्रैक सूट पहनूंगा और लेक पे निकल जाऊंगा, जहाँ पे जॉगिंग करूंगा, जॉगिंग करके धीर साहब को याद करूंगा और वापस। तो ये है कि मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों से, मैं तो पहले ही कह दिया तो ज़्यादा लंबी स्पीच नहीं करूँगा, मगर 2 चीज़ें मैंने आपसे कह दी। आप लोग आए हैं यहाँ पे, आपके बच्चे हों, बच्चों की जिंदगी बनानी है आप लोग। आज मेरा बेटा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे घर में मिल्खा सिंह इज प्राउड फैमिली। मेरे घर में 2 पद्मश्री थे। एक पद्मश्री मुझे मिला जब 1958 में मैंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, तब मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री दिया। और दूसरा पद्मश्री मेरे बेटे को मिला आज से 8 साल पहले, जब उसने यूरोप के 4 गोल्फ टूर्नामेंट जीते। बहुत बड़ी बात। जब मैं उसके साथ ट्रैवल करता था, जाता था, लोग तो कहते थे गोल्फ के तो इंडिया को स्पेलिंग नहीं आते, तो ये आदमी कहां से आपने पैदा कर दिया। आज सारी दुनिया में अगर गोल्फ चल रही है, आज इंडिया में गोल्फ चल रही है, तो मैं जी मिल्खा सिंह को क्रेडिट देता हूँ। ये पहला आदमी था जिसने जाके सारी वर्ल्ड के अंदर ये घुमाया कि इंडियन भी गोल्फ खेल सकते हैं और अच्छा खेल सकते हैं। तो मेरे बेटे को बंद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे हैं, आपने किसी भी फील्ड में उनको डालना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, स्पोर्ट्स में डालना है। जितना बच्चा हार्डवर्क करता है उससे डबल हार्डवर्क माँ बाप को करना पड़ता है, तब जाके बच्चे की जिंदगी बनती है, वरना नहीं बनती। तो मैंने अपने बेटे की मिसाल आपको दे दी है कि आप जाएंगे वापस, ये मेरा मैसेज लेके जाइए, बच्चों को समझाइए। आज बेटी मेरे पास एक आई थी जिस होटल में मैं ठहरा हूँ, वो कहने लगी जी इसको 400 मीटर 100 मीटर दौड़ने का बहुत शौक है, वो चैंपियन बनना चाहते हैं। मैंने कहा इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे से तो आप खरीद नहीं सकते इस चीज़ को। मेहनत करोगे तो आगे जाओगे तो आपको दुनिया में नाम होगा। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ धीर का, और इनकी मदर आई हुई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है इनसे मिलकर, बहुत दिनों के बाद इनको मिला हूँ। और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतनी बड़ी इज्जत और मान दिया। और जो एयरटेल जो ये TV चैनल चलाना चाहते हैं, मेरी बेस्ट विशेज इनके साथ। मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ें, आगे बढ़ते। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।